Very good morning, students. So, as we have learned in our previous lecture, that sound needs a material medium for its propagation. And if we talk about the material mediums, then the material mediums are solid, liquids, and gas. And उसमें भी अगर हम speed की बात करें, then we learned that in the solids, the speed of sound is fastest. Then in gases speed of sound is least. ठीक है, और लिक्विड में अपने आप ही इंटरमीडिएट हो गया है ना. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द comparison of the speed of light and the sound. So light propagates means moves. Light moves faster than sound. इसका जो है डेली का जो एग्जाम्पल है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी पहले ये देखिए दैट स्पीड ऑफ लाइट है कितनी. स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड. देन स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड ओनली. 330 मीटर पर सेकेंड ओनली एंड दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. है ना. इट्स बिट it's not a bit, it's a large difference between the speed of light and the sound. Fine. So अगर हम ये देखो ये हो गया ना, light thus propagates nearly कितने times faster than sound? million times faster than. then अभी ये हम कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं example to understand about the and to see the visuals of comparison of speed of light and sound. So देखिए lightning and thunder you have come across of all of you have come across of this है ना, lightning and thunder. So lightning and thunder there is a difference between the light we see of the flash of the flash we see, ठीक है, of lightning and the sound of the thunder we listen. पहले क्या होता था जो लोग थे वो ये सोचते थे कि जो थंडरिंग होती है वो होती ही बाद में है और जो लाइट फ्लैश होती है, लाइटनिंग होती है, वो जल्दी हो जाती है. ठीक है. बट बाद में जब पता चला कि लाइटनिंग और थंडर का रीज़न क्या है, रीज़न लाइटनिंग और थंडर का क्या है, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला जो आपने 7th में पढ़ा था, दैट्स द सेम. ठीक है. इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, एयर डिस्चार्ज होती है उसमें बीच में, तब जाके लाइटनिंग एंड थंडरिंग होती है. चार्जेस जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एकदम, है ना. सो बट फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हेन लाइटनिंग एंड थंडर अकर टुगेदर, then why we listen the sound of thundering very late according to light. So then scientists study about the speeds of sound and light, and it was seen that there was a difference of million times. ठीक है, कि लाइट जो है वो साउंड से million times फास्टर है ना. सो लाइटनिंग और थंडर इकट्ठे होते हैं. फ्लैश ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास उसी टाइम आ जाती है. साउंड ऑफ थंडरिंग को हमारे पास फ्यू सेकेंड्स लगते हैं पहुंचने में. वो सिर्फ इसीलिए जो रीज़न अभी हमने देखा, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी मच स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट. ठीक है. सो वी देयरफॉर हियर द thunder a little later after seeing the flash of light. I hope that you understood this. अगर प्रॉब्लम आई तो फिर पूछ लेना. Then we are having amplitude, time period and frequency. So I am taking this from your book because it is very important and you have to underline all these. ठीक है. अब ये देखो, so open your book with this and do read it with me. On observing a vibrating body carefully, we see that it moves to and fro. कोई भी vibrating body, जैसे पेंडुलम आप देखते हो या कुछ भी देखते हो, कोई वाइब्रेट कर रहा है, जैसे बोल्ट के ऊपर एक लॉक लटका हुआ है, उसको अगर हम हिलाएंगे वो भी अपनी
पोजीशन से आगे पीछे जा रहा है, इस आगे पीछे जाने को वी कॉल दैट टू एंड फ्रो मोशन। सो वो एक रेगुलर पीरियोडिक मैनर में पहले आगे फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, ये कंटिन्यूसली रिपीटिशन होती रहती हैं। सो दिस रेगुलर पीरियोडिक नेचर ऑफ वाइब्रेशन इज मोस्ट इजीली ऑब्जर्व बाय लुकिंग एट द स्विंगिंग बॉब। स्विंगिंग बॉब किसका? सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। जो स्विंगिंग बॉब होता है गोज ओनली अप टू अ सर्टेन पोजीशन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल पोजीशन, अपनी सेंट्रल पोजीशन से आगे या पीछे, है ना। ईदर साइड मतलब इधर भी और उसके सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे। सो व्हाट वी कैन से दैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी हैज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन से दोनों साइड्स में देखेंगे जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना वो आगे जा सकता है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, नाउ यू हैव टू underline this one. The maximum displacement of a vibrating body can on either side of the central position is called its amplitude. उसको amplitude कहते हैं, ठीक है। It's very important to learn this definition and do write it in your practical notebook also, ठीक है। It's very important part of your chapter. So देन नेक्स्ट, जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है वो अपना साइकिल कंप्लीट करती है, जैसे आगे गई पीछे गई, तो वो उसका एक फिक्स टाइम इंटरवल होता है कि इतने टाइम इंटरवल में वो अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगी। ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है जिसमें वो अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। सो द टाइम इंटरवल ऑफ कंप्लीशन of one cycle of a vibrating body is known as its time period. इसको भी अंडरलाइन करेंगे और लर्न भी करेंगे। Then we are having frequency. A vibrating body completes a fixed number of cycles ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड में या तो वो एक वाइब्रेशन पूरी कर लेगी, तो 1 सेकेंड एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड का हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज सो 1 सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी साइकिल्स कंप्लीट करती है, टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करती है, हम उसको कहेंगे दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस पर लेंथ। एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड तो डिस्प्लेसमेंट ही है ना, कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसकी सेंट्रल पोजीशन से हो सकती है, सो दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो अब डिस्टेंस है तो फिर डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर्स। तो इसका भी एम्पलीट्यूड का भी ऐसा यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया, मीटर्स। नाउ अगेन अगर हम टाइम पीरियड देखें तो आपको एक तो ये मीटर याद रखना है, क्या है मीटर, ऐसा यूनिट, किसका ऐसा यूनिट, एम्पलीट्यूड का। नाउ इसी तरीके से टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो इसका टाइम पीरियड भी सेकेंड है। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट जो है वो है हर्ट्स। नाउ अब हम देख रहे हैं कि हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड अपॉन टाइम टेकन। मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम टेकन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्स कम होएगी, ठीक है। हर्ट्स इज इक्वल टू 1/सेकेंड, हर्ट्स इज इक्वल टू 1/सेकेंड। सो लाउडनेस एंड पिच ऑफ अ साउंड, लाउडनेस मतलब कितनी ऊंची आवाज़ है, कितनी तीखापन तो पिच में आएगा, लेकिन भारी और तेज़ आवाज़ जो आवाज़ होती है उसको हम लाउडनेस बोलते हैं। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये ध्यान रखना है आपने।
जो लाउडनेस है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, हाउ द लाउडनेस इज डिटरमाइंड. सो एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट्स लाउडनेस. मोर द लाउडनेस, मोर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा इतना सो एम्पलीट्यूड, जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी उतनी ज़्यादा साउंड लाउडर होगी. इट कैन बी इजीली चेक्ड बाय यूजिंग अ ड्रम. जितनी ज़ोर से हम ड्रम बजाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी लाउडनेस भी होगी और एम्पलीट्यूड भी उतनी ज़्यादा स्टिक को हमें उतना ज़ोर लगाना पड़ेगा और उतना ऊंचा लेके जाना पड़ेगा, है ना. सो इसी तरीके से आप एक एग्जांपल ले सकते हो दैट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन लाउडनेस. सो देन अगर हम बात करें पिच की, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है दैट डिटरमाइंस द श्रिलनेस और फ्लैटनेस. अब श्रिलनेस और फ्लैटनेस क्या होते हैं, ये पिच के वर्ड्स हैं. पिच जो होती है, कितना तीखापन है उसमें, ठीक है. जैसे आप लेडीज़ की देखते हो, लेडीज़ की और बच्चों की काफ़ी तीखी आवाज़ होती है, ठीक है, वो श्रिलनेस है उसमें. और जो जेंट्स होते हैं उनकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है, उसको हम फ्लैटनेस बोलते हैं. सो हायर पिच मीन्स, पिच हायर होने का मतलब होता है कि श्रिल होगी वो आवाज़, जैसे लड़कियों की और बच्चों की होती है. और अगर लोअर पिच होगी तो साउंड फ्लैट होगी, द मीन्स अ फ्लैटर साउंड. सो आपने ये ध्यान रखना है. एक तो क्या ध्यान रखना है, एक तो आपने ध्यान रखना है कि पिच को डिटरमाइन कौन सा फैक्टर करता है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. अब हायर पिच का मतलब है श्रिलर, उतनी तीखी आवाज़. देन लोअर पिच का मतलब है उतनी फ्लैटर साउंड उतनी फ्लैट हो जाएगी, बिल्कुल जेंट्स की तरह हैवी हो जाएगी. देन we are having the next topic of audible and inaudible sounds. audible और inaudible sounds, बच्चे इसमें क्या है कि हमारी जो ये मैंने आपको बता ही दिया था. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स द वॉइस ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन हैव अ हाई फ्रिक्वेंसी. जिसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उनकी पिच भी ज़्यादा होगी. सो फीमेल और चिल्ड्रन की ज़्यादा होती है. मेल वॉइस की फ्लैटर साउंड होती है, लोअर पिच होती है. देन वी आर हैविंग ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स. देन देखो, इनऑडिबल और ऑडिबल सुनने की बजाय देखो कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमें सुनाई देती है और कुछ ऐसी आवाज़ें होती है जो हमें सुनाई नहीं देती. सो आपकी जो एक्टिविटी नंबर 10 है उसमें क्या है, हमने ड्रम लिया, उसकी मेम्ब्रेन को हमने स्ट्राइक किया, किससे, हैमर से. उसी के हैमर से मेम्ब्रेन वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गई. इफ़ यू आस्क समवन की आपको सुनाई दे रही है आवाज़, सो एज टू वेदर शी hears a sound, the answer is likely to be no, क्योंकि हमने वो बहुत धीरे स्ट्राइक किया था, बहुत धीरे, हल्का सा. सो वी कैन से दैट दिस इज सो बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस जो हुई है ये बहुत फेंट है, बहुत कम है. सो वी दस रियलाइज दैट द साउंड इफ इट इज़ नॉट लाउड इनफ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमें सुने, वो हमें नहीं सुनाई देगी. इट इज़ इनऑडिबल साउंड. इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट वाली एक्टिविटी है वो भी यही है. आपने सिंपल पेंडुलम लिया, उसको वाइब्रेट कराया, देखो वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट तो कर रहा है, तो क्या वो हमें सुनाई देगी आवाज़? वो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस बहुत स्लो हैं, वो अपनी सेंट्रल पोजीशन से बहुत स्लोली आगे और पीछे जा रही है, ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी कम का मतलब पिच बहुत कम, और इतनी कम कि वो इनऑडिबल है. सो इनऑडिबल साउंड जो 20 साइकिल्स पर सेकेंड से कम होती है, हम उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक. क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है. इट टर्न्स आउट दैट इवन वेरी हाई फ्रिक्वेंसीज, जो बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो भी हमें सुनाई नहीं देती. जैसे 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर कोई आवाज़ है तो उसको हम अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं, वो भी हमें सुनाई नहीं देती. सो इससे हमने क्या देखा, व्हाट वी कंक्लूड, वी दस कंक्लूड द ऑडिबल रेंज कितनी है, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना. व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन ईयर, दैट इज़ फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. आप इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो. 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, किलो मीन्स 1000, ठीक है. देन साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम की जो साउंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं
वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं करता, इनऑडिबल होती है, एंड वी कॉल देम इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम वाली को इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम वाली को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड। इसी तरीके से इंफ्रासाउंड भी हो सकती है। ये सारी हमें इनऑडिबल है, किसको? ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन ईयर को। ठीक है जी। सो दिस वाज योर चैप्टर अप टू दिस। Activity 11 you have to do, you have to read up to this topic and you have to, these are very important questions. important questions अभी आपको मैं भेजती हूँ, सो आपको वो याद भी, अब उनके आंसर्स निकालिए, उनको ढूंढिए, उनको याद कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल। ठीक है, एक्टिविटीज़ ज़रूर बना लेना, एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे जो हमने किया था। और एक ये टॉपिक, हाउ यू कैन से दैट लाइट प्रोपागेट्स फास्टर देन दैट थंडर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वी कंसिडर द केस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन। एम्पलीट्यूड पे भी आता है, लाइट एंड थंडरिंग पे भी आता है, फिर उसके बाद आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे 1 मार्क्स में तो रेंज पूछी जाती है, और 2 मार्क्स में व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रासोनिक्स एंड अल्ट्रासोनिक्स, सो ये पूछा जाता है। ठीक है, और साथ में ये पूछा जाता है दैट व्हाई द फीमेल एंड मेल वॉइस इज डिफरेंट। तो एंड उस पे वो डिपेंड किस पे करता है, पिच किस पे डिपेंड करती है, और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, सो इसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। Okay, thank you.